तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चुप्पी, आखिर कब तक। अगले दिन गली में काफ़ी हलचल थी। आज फिर कविता के मायके से कुछ लोग आए हुए थे, पर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। ना जाने कितनी देर तक तो वे लोग दरवाज़ा पीटते रहे। शोभा ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर जब दरवाज़ा खोला तो काफ़ी बहसबाजी हुई और उन्हें कविता से मिलने तक नहीं दिया। गली में भी लोग जमा हो गए थे। आज कविता के पिताजी के साथ उसके भाई और कविता के मामा जी भी आए थे। उन्होंने गली में लोगों से अनुरोध किया कि वे शोभा को समझाएं, पर सभी ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, अगर कविता के ससुर जी स्वस्थ होते तो शायद वह कुछ उपाय निकाल पाते, पर औरत को समझाना टेढ़ी खीर है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, शायद कुछ उपाय निकल जाए। गली में सभी शोभा के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे और यह भी जानते हैं कि शोभा के पति बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और वे इस अत्याचार में इन लोगों के साथ नहीं, पर बीमारी के कारण कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उनका घड़ी भर का भरोसा नहीं, आज हैं कल नहीं। अगले दिन गली के 2-4 व्यक्ति इकट्ठे हुए और उनकी तबीयत की जानकारी लेने के बहाने शोभा के घर पहुँचे। मजबूरी में शोभा को उन्हें अंदर आने देना पड़ा। पहले तो उन्होंने कुछ देर तक शोभा के ससुर से इधर उधर की बातें की। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, आपके घर में क्या हो रहा है, यह बात हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप भी अच्छे से जानते हैं, यह सब बिल्कुल ठीक नहीं। हम आपकी हालत भी अच्छे से समझ रहे हैं, पर इस अन्याय के खिलाफ आप ही आवाज़ उठा सकते हैं। आपका घर है, इसीलिए कुछ तो इस समस्या का निदान कीजिए। आपकी बहू ने तो इस अन्याय के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और आप भी मूक दर्शक बने सब कुछ देख रहे हैं। आपकी यह चुप्पी 3 जिंदगियां बर्बाद कर देगी। सोचिए, आपके सामने बहू का यह हाल है, कल को आपको कुछ हो गया तो क्या होगा इसका और इन मासूम बच्चियों का। मरने के बाद आपको भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना होगा। अगर उसने आपसे पूछ लिया कि तेरे घर में 3 मासूम जिंदगियां घुट रही हैं और तूने सामर्थ्य होने के बावजूद भी उनके लिए कुछ नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगे। उसके ससुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तकलीफ़ तो उन्हें भी बहुत थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे शोभा का विरोध करें, क्योंकि अब तो वह पूरी तरह से उसी पर निर्भर थे। यदि यदा कदा वह शोभा को टोक देते तो उस दिन उन्हें ना दवाइयाँ मिलती, ना पानी और ना ही खाना। ऐसे में उनकी हिम्मत ही नहीं होती पत्नी और बेटे को कुछ कहने की। उन्होंने दुखी मन से कहा, भाई साहब, आप तो मेरी हालत देख रहे हैं। जो खुद लाचार हो वह किसी की क्या सहायता कर सकता है। कविता बिटिया के लिए मेरा मन बहुत दुखी होता है। एक वही है जो मेरी सेवा करती है, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। सावित्री जी के पति, जो कि वकील थे, उन्होंने कहा, भाई साहब, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कविता के ससुर जी बोले, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए। और फिर सावित्री जी के पति ने उन्हें जो कुछ कहा उसे सुनकर उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, 2 दिन मुझे सोचने का अवसर दीजिए, मैं सोचकर आपको बताता हूँ। इधर मोहल्ले की औरतों ने भी सोच लिया था कि वह अपने तरीके से इस अत्याचार का विरोध करेंगी, चाहे कविता उनका साथ दे या नहीं। ललिता जी ने सभी को इकट्ठा किया
और कहा, बहनों, हम सब देख रही हैं कि कैसे एक मासूम औरत पर अत्याचार हो रहे हैं। कल को उसके जीवन पर भी खतरा हो सकता है। जितना इसमें कविता के ससुराल वाले दोषी हैं, उतनी ही कविता भी, क्योंकि वह चुपचाप यह सब सहन कर रही है। पर हम यह सब और सहन नहीं कर सकते। अपनी तरफ से हमें कुछ करना होगा। सुमन ने पूछा, तो क्या ललिता जी, आपने कुछ उपाय सोच लिया है? ललिता जी बोली, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे के घर का मामला है। पर जब भी आपको इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई दे, आप घर की घंटी लगातार बजानी शुरू कर दें। इस तरह से हमारे छोटे से सहयोग से उस बेचारी की बहुत मदद हो जाएगी। आप लोगों ने देखा था ना, उस दिन जब मैंने घंटी बजानी शुरू की तो घर से चीख पुकार की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। सावित्री जी बोली, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो शोभा बहू को छोड़कर हमसे लड़ने आ जाएगी। सुमन बोली, तो क्या हुआ, हम उससे डरते थोड़ी हैं। अगर वह पूरी गली की शांति भंग कर सकती है तो हम भी उसका विरोध कर सकते हैं। मुझे तो ललिता जी की यह बात सही लगती है। यह माँ बेटे बेशर्म हैं, चिकनी मिट्टी के बने हैं, बातों का इन पर कोई असर नहीं। शायद हमारी इस तरह करने से इन्हें कुछ समझ आ जाए। और वैसे भी जब तक इस तरह के लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होता, तब तक इनके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं। मैं भी अपना एक सुझाव देना चाहती हूँ। हम सभी को शोभा जी के परिवार से सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए और उन्हें गली के किसी भी कार्यक्रम या पारिवारिक समारोह में नहीं बुलाना चाहिए। वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा, हमें शोभा के परिवार से किसी तरह का कोई वास्ता या लेन देन नहीं रखना चाहिए। शायद इस तरह इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। इधर गली में उस दिन औरतों के साथ झगड़ा हुआ। फिर कविता के मायके से लोग आए और गली के पुरुष उनके पति से मिलकर गए। तो शोभा जी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन तक घर में शांति बनाए रखने का फैसला किया, ताकि लोग यह सब बातें भूल जाएं। शोभा ने देखा, अब गली में कोई भी महिला या पुरुष उससे बात नहीं करता था। इसीलिए उसका अपनी छवि सुधारना बहुत आवश्यक था। तो उसने कविता के साथ घर में तो वही सुलूक जारी रखा, पर बेटे को उस पर हाथ नहीं उठाने दिया। इधर 2 दिन बाद सावित्री के पति कविता के ससुर जी को डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। उन्होंने शोभा जी को यही बताया था कि बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, हो सकता है दवा असर कर जाए तो भाई साहब की जान बच सकती है। एक रात जब सब सो रहे थे तो गली फिर से किसी की चीख पुकार सुनकर गूंज उठी। आज फिर मनोज कविता को जानवरों की तरह मार रहा था। वह शराब के नशे में धुत था और उसने कविता का हाथ पकड़कर रात के 2 बजे उसे बच्चों सहित घर से बाहर कर दिया। शोर शराबा सुनकर सभी लोग जाग उठे और किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और कविता के मायके के लोग भी। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और शोभा और उसके बेटे को पुलिस पकड़कर ले गई। कविता को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इधर उसके ससुर जी घर में अकेले थे और इस सारे हंगामे से बहुत दुखी हुए और रात में ही उनका स्वर्गवास हो गया। अगले दिन यह बात मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई और उनकी बेटियां घर पहुंची। उन्होंने माँ और भाई को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और जल्दी ही उनकी जमानत करवा ली। जब कविता को यह दुखद समाचार मिला तो वह भी मायके से लौटी, पर शोभा ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और धक्के मारकर बाहर निकालने लगी। तभी भीड़ में से निकलकर सावित्री जी के पति आगे आए और बोले, माफ़ कीजिए बहन जी, आप कविता को इस घर से नहीं निकाल सकती। कानूनी तौर पर कविता इस घर की मालिक है। आपके पति मरने से पहले अपना यह घर और दुकान
कविता और उसकी बेटियों के नाम कर गए हैं। यह सुनकर शोभा और उसके बेटे को साफ सूंघ गया और वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हुए। तब ललिता जी आगे बढ़ी और बोली, कविता, तुम्हारे ससुर जी जाते जाते अपनी जिम्मेदारी निभा गए। अब सब कुछ तुम पर है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब भी ज़रूरत हो एक आवाज़ लगा देना। इसके बाद कुछ दिन तक तो कविता के साथ यूं ही कलेश जारी रहा, पर पीहर वालों की मजबूती और गली वालों के साथ से कविता मजबूती के साथ खड़ी रही और धीरे धीरे शोभा और उसके बेटे ने दूसरी शादी का विचार त्याग दिया और अपने में सुधार करने लगे। जब कविता की बेटियां कुछ बड़ी हुई तो उसने पति के साथ मिलकर दुकान संभालनी शुरू कर दी। आज वह आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ देने के लिए अपनी गली के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती है। अपने ससुर जी को सुबह शाम धन्यवाद कहना नहीं भूलती। उन्हीं के दूरदर्शी और साहसिक फैसले के कारण ही आज कविता का जीवन फिर से खुशियों से भर उठा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।